हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत में। सो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है यूनिट सेकंड। आज हम इस वीडियो में यूनिट सेकंड कंप्लीट कर देंगे। ये वीडियो स्पेशली सेमेस्टर 1 के लिए ड्यू सोल रेगुलर सभी के लिए बनाई जा रही है। आज हमारी सेकंड क्लास है और सेकंड यूनिट के बारे में बात की जाएगी। आज मैं इस यूनिट में आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री 300। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हर बार की तरह मैं आपको पहले सिलेबस से रूबरू करा देता हूँ। ये आप देखिए, हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, जिसको आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में समझाई गई है ये यूनिट, जो आपको 2 से 3 बार देखने पर ही समझ आ जाएगी। तो आज बात करते हैं अपने यूनिट सेकंड की। जिसका नाम है प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का सर्वेक्षण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। इसके सम पॉइंट हैं, आप नीचे देख सकते हैं। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल। इसमें क्या है, आपको जिस प्रकार के मैंने आपको भारत के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के स्रोतों के बारे में बताया था, उससे ही रिलेटिव है हमारे पाषाण काल। हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए, ताकि जिन तक ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंची है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आपके जो भी डाउट हैं उसे क्लियर कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह मैं आपको इस यूनिट से पहले आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि आपका माइंड सेट बन सके कि किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये पढ़ सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, जो कहता है पुरापाषाण तथा मध्यपाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय पुरापाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नवपाषाण कालीन संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बताने का मेरा ये उद्देश्य है कि क्या होता है, जब हम किसी चैप्टर या किसी यूनिट को हम पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करें, क्या इसमें क्या ये मतलब इस चैप्टर में पर्टिकुलर है क्या चीज़। तो ये क्वेश्चन रखने का मेरा उद्देश्य है कि हम स्टार्टिंग में अगर सोच लेते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है एग्जामिनर इनको हर बार रिपीट क्वेश्चन तो ये होते ही होते हैं। ठीक है, बस ये होता है कि आप पे कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है कि आपको कि किस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपको दिया जा रहा है। जैसे कि इसमें पूछा जा रहा है नॉर्मली जो हमारा पुरापाषाण काल है और मध्यपाषाण काल है उसकी संस्कृति के बारे में। यदि आपको पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल के बारे में पता है तो आप उसकी संस्कृति भी आराम से अपने आप उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते हो तो मात्र इसको देखने से ही आपको इसके बारे में सभी जानकारी मिल जाएगी। यदि इससे बाहर भी क्वेश्चन बन के आते हैं तो आप उसको भी करने में सक्षम होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि जो पाषाण काल है ये होता क्या है। देखिए, पाषाण काल क्या होता है? पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थरों का काल। आज के समय जैसे कि हम देखते हैं कि कई औजार आते हैं, जैसे कि अलग अलग स्टील के, लोहे के अलग अलग मिक्स औजार आते हैं, लेकिन एक ऐसा समय था जहाँ पे जब मानव ना अपना किसी शिकार करने के लिए, किसी भी तरह से जीवन जीने के लिए या किसी को मारने के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। ये आप जानते ही होंगे भली भांति। इसके हम आगे चलते हैं।
पाषाण काल मानव जीवन का एक ऐसा काल था जब मनुष्य का जीवन पत्थरों पर आधारित निर्भर होता था। एग्जाम्पल के तौर पे पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफा में रहना, पत्थरों से आग पैदा करना या पत्थरों के उपकरण। देखिए, एक ऐसा समय था जब मानव पत्थरों पे ही अपना पूरा जीवन रहता था। जैसे कि अगर उसे शिकार करना है तो उसे पत्थरों को घिस घिस के एक नुकीली धातु बनानी पड़ेगी, जिसे हम भाला कहते हैं। भाला भी क्या होता था, पहले लकड़ी होती थी पीछे का हिस्सा और आगे एक नुकीली का हिस्सा बनाया जाता था, ऐसे टाइप का। मैं आपको थोड़ा शेप दे देता हूँ, आपको पता भी होगा। और यूं करके बनाया जाता था भाला, ताकि ये जो हिस्सा है ये सीधा भाला के रूप में नुकीला, जिससे कि जानवर मर सकें। ठीक है, ये जो हिस्सा होता है ना, ये पत्थरों का बनाया जाता था। तो इसी को, जिस काल में पत्थरों का उपयोग करके औजार बनाए जाते थे और मानव पत्थरों पर ही निर्भर रहता था, उसी को हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इसके बाद इससे आपको मैं कोई डिटेल बताता हूँ। देखिए, हमारे जो इतिहासकार होते थे, वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया, जो हमारा भारत इतिहास था वो काफ़ी बड़ा था। ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, पाषाण काल को। हाँ, जो ये पाषाण काल था, इतिहासकारों ने क्या कहा कि इसको हम, पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट देते हैं। हमारे इतिहास को जानने के लिए हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं, क्योंकि क्या कारण था इसका बहुत बड़ा होना। जो हमारा भारतीय इतिहास था बहुत बड़ा था, विशाल था, इसलिए इसको जानने के लिए हम इतिहासकारों ने, विज्ञानों ने इसको 3 भागों में बांट दिया, जिसका नाम है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब मैं आपको इस तीनों के बारे में अच्छे से डिफाइन करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये एक टेबल है, इसको और अच्छे से आप समझ सकते हो इन तीनों के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पाषाण काल था उसको इतिहासकारों ने कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में, जिसका पहला नाम है पूरा पाषाण काल, और दूसरा नाम है मध्य पाषाण काल, और तीसरा नाम है नव पाषाण काल। अब ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी थोड़ी डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले आता है काल, किस समय का क्या समय रहता था, कि हम इसको पढ़ेंगे कि जो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी का जो समय था, ये इसको हम कहते थे पूरा पाषाण काल। और इसी प्रकार जो ये मध्य पाषाण काल था, इसको हम कहते थे 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। और इसके बाद आ जाता है नव पाषाण काल, इसको हम कहते हैं 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक। ये जो इसका समय काल है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, सिंपल सा है। देखिए, 25 हो गया, 25 से 10,000 हो गया, 25 लाख से 10,000, फिर 10,000 से 4,000 तक, फिर यहाँ पे 10,000 से फिर 1,000 तक। आप इसको याद कर सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद चलते हम लक्षण पर। ठीक है, इसमें क्या क्या अंतर होता है। देखिए, जो हमारा पूरा पाषाण काल था, इसमें शिकार, खाद्य संग्रहालय, है ना, ये होता था। ज़्यादातर जो लोग, जो वहाँ पे इस समय जो मानव थे, वो ज़्यादातर क्या करते थे, शिकार करते थे या खाद्य संग्रह करते थे। खाद्य संग्रह का मतलब होता है कि जैसे इकट्ठा करना, स्टोरेज करना,
कि हमने कोई जानवर को मारा है ना, और जैसे ठंड आने वाली है तो जानवरों को मार मार के या फल फ्रूट को इकट्ठा करके उसको एक जगह पर हमने स्टोरेज कर लिया। तो पहले क्या होता था, स्टोरेज को ज़मीन के अंदर बनाया, जैसे ये ज़मीन है यहाँ पे गड्ढा करके इसके अंदर सामान डाल दिया जाता था। ये एक गुफा टाइप होती थी जो ज़मीन के ऊपर ही होती थी। उसको गुफा में जाके नीचे एक अंडरग्राउंड बनाया जाता, यहाँ पे एक स्टोरेज बनाया जाता था, ताकि बाहर का जो टेम्परेचर और यहाँ का जो टेम्परेचर था वो अलग होता था। इस वजह से ये खाद्य संग्रह काफ़ी समय तक चलता रहा। और कई वर्तमान समय में भी कई ऐसी जगहों पर ऐसे खाद्य संग्रह मिले हैं जहाँ पे हमें प्राचीन काल की चीज़ें मिली है, जैसे फल फ्रूट मांस इत्यादि चीज़ें हमें प्राप्त हुई है, जिससे हमें पता चला है कि प्राचीन काल में ही जो मानव था ना वो खाद्य संग्रह करना स्टार्ट कर देता था। पर एक बात ध्यान रखना है, जो पूर्व पाषाण काल था ना इसमें कृषि और पशुपालन स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर क्या करते थे लोग जंगली की तरह रहते थे, कि जैसे मांस कच्चा पक्का भोजन जो होता था वो खा पी लेते थे। इस समय आग की खोज नहीं हुई थी ज़्यादातर, और कईयों पे कहना है कि इस समय में आग की खोज हो चुकी थी, पर इस पे अभी भी विवाद है कि यहाँ पे आग की खोज हुई थी या नहीं हुई थी। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा मध्य पाषाण काल। इसमें क्या है, शिकार खाद्य संग्रह स्टार्ट हो गया था और पशुपालन भी इसमें स्टार्ट हो गया था। आपको बस इतना याद रखना है कि जो लक्षण है ना पूरा पाषाण काल, इसमें शिकार और खाद्य संग्रह था मात्र, लेकिन उसके बाद समय धीरे धीरे बीतता गया। उसके बाद आ गया मध्य पाषाण काल, जिसका समय था 10,000 से 4,000 का बीसिंग। और इसमें शिकार होता था और इसमें भी शिकार होता था, इसमें खाद्य संग्रह होता था, इसमें भी खाद्य संग्रह होता था, पर इससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसमें खाद्य संग्रह स्टार्ट हो गया था, ज़्यादा बड़े पैमाने पर। क्योंकि क्या होता था, इस समय में लोगों की जनसंख्या भी बहुत कम होती थी, लेकिन इसमें लोगों की जनसंख्या में भी थोड़ा विकास हुआ था और साथ ही साथ लोगों को नॉलेज भी आने स्टार्ट हो गई, जिसके चलते उन्होंने पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया कि हाँ भाई कुछ पशु होते हैं जिनको हम पालेंगे, ताकि वो हमारी जैसे सामान ढोने में या दूध या जैसे बकरी के बाल उससे गरमाई के लिए या उनके मांस के लिए, मांस जो होता है उससे वो कपड़े लत्ते बनाते थे अपने अपने आप को ढकने के लिए, इस सब का स्टार्ट कर दिया था। जैसे पशुओं के लिए दूध के लिए इस सब के लिए उन्होंने पशुपालन भी स्टार्ट कर चुके थे, किसमें मध्य पाषाण काल में। अब इसके बाद आ जाता है हमारा नवपाषाण काल। जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो इसके बाद नवपाषाण काल में क्या होता है, देखिए जब यहाँ पे शिकार होता, फिर उसका में पशुपालन होने लग गया, फिर उसके बाद कृषि होने लग गई, पशुपालन की शुरुआत हो गई, स्थानीय निवास की शुरुआत हो गई। देखिए स्थानीय निवास क्या होता है, स्थानीय निवास एक ऐसा निवास होता है जहाँ पे लोग अपनी एक ही जगह पे रहना पसंद करते हैं। जैसे कि एक ऐसा इलाका ढूंढ लेते हैं जब लोग जहाँ पे पानी भी उपलब्ध होता है, ठंडा मौसम, दोनों तरह का मौसम रहता है, तो दोनों प्रकार के मौसम उपलब्ध होते हैं, वहाँ पे ही लोग रहने लग जाते हैं। प्राचीन काल में क्या होता था, इन दोनों में होता था कि जो मानव है वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता था, तो कभी यहाँ पे जा रहा है तो कभी दूसरी जगह जा रहा है, ऐसे वो घूमता रहता था। जैसे कहीं पे पानी की कमी होगी तो दूसरी जगह चला गया, ऐसे वो अलग अलग जगहों पे जाकर अपने पानी या अपनी ज़रूरतों को इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो अपनी प्रवहन करता रहता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लेकिन जब नवपाषाण काल का बात हुई तो वहाँ पे स्थानीय निवास स्टार्ट हो गया था, और साथ ही साथ पशुपालन का में भी काफ़ी विकास होने लग गया और उसमें भी शुरुआत हो गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं चरण की। जो चरण हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, स्पेशली ये पूरा पाषाण काल के। आप इसको इम्पोर्टेंट करके भी नोट कर सकते हैं, जितने स्टार बनाए उतने कम हैं इसके लिए, क्योंकि ये पूछा ही जाता है हर बार, कुछ नहीं तो इसमें घुमा फिरा के पूछा जाएगा। देखिए जो पूरा पाषाण काल है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आ जाता है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा आ जाता है उत्तर पूरा पाषाण काल। ये 3 आप ध्यान रखिएगा, इसके बारे में भी आपको मैं आगे डिफाइन करूँगा। इसके बाद चलते हैं हम औजारों के बारे में कि औजार कैसे होते हैं। जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो पूरा पाषाण काल था इसमें पत्थरों का युग कहलाता था, तो नॉर्मली बात है कि जो इसमें औजार बनते थे वो पत्थरों से बनाए जाते थे। जैसे कि उनका आप नाम पढ़ सकते हो, जैसे कि क्वार्टजाइट, सल्क या ब्लैंड। ये ऐसे थे कि इनसे ना अलग अलग मिक्स
मतलब ये पत्थरों से औजार बनाते थे। और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आया है ना। परिवर्तन आने के बाद उन्होंने माइक्रो, थिल, लघु, सूक्ष्म, चट जैफर्स जैसे हथियार बनाने लग गए, औजार बनाने लग गए, मिक्स धातुओं का जैसे उपयोग करने लग गए। उनको क्या हुआ, समय जैसे आज के समय जैसे क्या है, मानव धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है ना, उस समय भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी तो नहीं पर लोगों का धीरे धीरे विकास, माइंडसेट तो चेंज होता ही है। हाँ भाई, आज मैं क्या था, कल मैं क्या हूँ। जैसे आज आप देख रहे हो कि आपके किसी बच्चे के 10th क्लास में अलग मार्क्स आए, फिर उसके 12th में अलग आए, अब वो अलग आ गए, अब 12th में फिर अलग मार्क्स आएंगे। इसलिए अलग अलग धीरे धीरे उसका क्या है, विकास होने लग जाता है, उसको मतलब नॉलेज मिलने लग जाती है। ठीक है। और इसके बाद आ जाता है नवपाषाण काल। इसमें क्या होता है, इसमें भी आप देख सकते हैं औजार जो होता है स्लेट से बनाया जाया जाता था, जैसे कि इसमें मिक्स धातु का भी उपयोग होने लग गया था। इसके बाद आ जाता है खोज। देखिए, इसके बाद आ जाता है हमारे, देखिए पूरा पाषाण काल। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आँख की खोज स्टार्ट हो गई थी इसमें, जो पूरा पाषाण काल है, इसमें आग की वो तो हो गई थी, पर इसका उपयोग नहीं जानते थे कि भाई ये जो आग है इसको हम किस तरह से उपयोग कर सकें। फिर धीरे धीरे समय बीता। देखिए ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कोई एक मतलब एक मानव था जो कि रात को बैठा था, अपना मतलब खाना खा रहा था, मांस आदि खा रहा था। तो उसने क्या किया, उसका गलती से एक हाथ से टुकड़ा मांस का गिर गया और आग में जाके गिर गया। तो उसने उठाने की कोशिश करी पर वो उठा नहीं, तो उसने ऐसे छोड़ के रात को सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि वो मांस का टुकड़ा वहीं पे पड़ा है। तो उस समय उसको भूख लग रही कि क्योंकि उसने रात को सारा खाना ख़त्म कर दिया था। तो उसने क्या किया, उस मांस को उठाया और खा लिया। जब उसने उस मांस को खाया तो उसको बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा, टेस्टी लगा, जिसमें कि उसको पता चला कि हाँ भाई, हम इस मांस को मतलब पकाकर अगर हम आग में जलाकर खाएंगे तो और बढ़िया इसका स्वाद आने लग जाएंगे। इसी प्रकार फिर उसको धीरे धीरे आग का प्रयोग भी करना स्टार्ट कर दिया कि भाई आग जो मांस है हम इसे पका के खाएं, अलग अलग प्रकार से स्वाद लेके खाएं। अब इसके बाद आ जाता है हमारे कृषि नवपाषाण काल। इसमें आ जाता है जैसे कृषि, आप स्क्रीन ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। जैसा आ जाता है कृषि, पहिए की आविष्कार। देखिए कई विद्वानों का कहना है जो पहिए का आविष्कार है ना, ये नवपाषाण काल में ही आरंभ हो चुका था, लेकिन कईयों का कहना है जो पहिए का आविष्कार है ना वो मध्यकाल से ही हो चुका था। इसमें भी इनका विवाद है, पर आप इसको देख सकते हैं। आप इसमें इसमें ही लिख सकते हैं कि नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो चुका था। इसके बाद में आप ये समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके चरणों के बारे में। ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जिस प्रकार हम पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं ना, ऐसे पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें से सबसे पहले आ जाता है पूर्व पाषाण काल, उत्तरी पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये 1, 2 और 3। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम चैनल से भी आप इसको PDF को ले सकते हैं, जिसका नाम है स्पेशल एजुकेटर भारत। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जिन पे भी इसकी वीडियो नहीं है उनको, उन बच्चों को उसको शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो ही इस पर लाइक कीजिए, क्योंकि आपका ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है कि आपको एक ही वीडियो में समझ आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं इसके बारे में। अब मैं आपको इसमें पॉइंट वाइज समझाऊंगा। पहले ये, फिर सेकंड या थर्ड। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अब हम अभी बात करें हम पूर्व पाषाण काल के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पूर्व पाषाण काल क्या था, इसमें हस्त कुठार कंडक उपकरणों का उपयोग किया जाता था। कुल्हाड़ी, डास, चाकू, पत्थरों के औजार का इस्तेमाल काटने, खुदाई, चमड़ा निकालने के लिए किया जाता था। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, जो ये पत्थरों का जो इस्तेमाल था ना, जैसे कुल्हाड़ी हो गई, इनका क्या उपयोग किया जाता था, जैसे कि
खुदाई करना, ठीक है, काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया। ये चमड़ा जो मांस होता था उसे काटने के लिए इन पत्थरों के जो औजार हैं उनका उपयोग किया जाता था। वर्तमान समय में क्या है, इनके जो हमें वो मिले हैं स्रोत, वो किस किस वहाँ पे मिले हैं, ये हमें मिले हैं पंजाब में, कश्मीर में, थार रेगिस्तान में और महाराष्ट्र में। ये एक ऐसे स्थान है जहाँ पे हमें इनके स्रोत मतलब लक्ष्य वो प्राप्त हुए, हमें इसके सक्षम हमें प्राप्त हुए हैं। देखिए पंजाब में एक जगह है सोहन घाटी जो कि इस समय पाकिस्तान में उपलब्ध है ना। तो ये एरिया इस समय पाकिस्तान में आता है। यहाँ पर भी हमें अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि हमें इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसी से तात्पर्य गोदावरी, भीमा, कृष्णा नदी में बड़ी संख्या में पूर्व पाषाण का स्थिर मिलने हैं। जैसे जो है नदी तट होते थे ना, वहाँ पे लोग रहते थे क्योंकि उनको पानी की आवश्यकता होती थी। वहाँ पे भी कई जगहों पे इसके वो हमें लक्ष्य वो मिले हैं स्रोत। इसके बाद आ जाता है मध्य पाषाण काल। आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्लियर हो गया है पहला। अब हम इसके बारे में बात करेंगे मध्य पुरापाषाण काल के बारे में। ये रहा, तो हम बात करते हैं सबसे पहले छोटे और हल्के औजारों का उपयोग। देखिए स्टार्टिंग में क्या है, भारी भारी औजार होते थे है ना, नुकीले। अब उसके धीरे धीरे परिवर्तन आया। परिवर्तन के बाद उसमें छोटे हथियार हल्के जैसे कुल्हाड़ी टाइप के हो गए, अलग अलग हथियार है ना कि जैसे इनका उपयोग करने लगे हल्के होने, क्योंकि हल्के होते थे आराम से कंफर्टेबली उसे चला पाते थे। जैसे कि चट, जैस्पर जैसे महीन महीन कण वाले सेल से औजार बनाए जाने लगे। राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य एवं पूर्वी भारत, ये एक ऐसे स्थान है जहाँ पे कि हमें ये इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए शिकार और पशुपालन से जीवन चलाया जाता था। इस समय भी क्या होता था, ये जो पशुपालन था ना, इससे जीवन चलाया जाता था। अब इसके बाद आ जाता है हमारा उत्तर पुरापाषाण काल। मैं आपको दोबारा एक बार रिमेंबर करा देता हूँ। हमारे ये क्लियर हो गया है, ये भी क्लियर हो गया। अब हम इसके लास्ट पॉइंट पे है उत्तर पाषाण काल। ये तीनों ही पॉइंट है पूरा पाषाण काल के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल में क्या होता था, इसमें इस काल की सभ्यता भारत में विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, जो इनका जो क्षेत्र था ना, वो उसका मतलब क्षेत्र की डेफिनेशन मतलब क्षेत्र का एरिया बढ़ने लग गया। जैसे जनसंख्या बढ़ती ना, ऐसे इनका क्षेत्र का विकास भी होने लग गया। शिकार आखेट के बदलने लग गए। कंदमूल फल फूल पर निर्भर रहने लगे। जैसे जो पहले मानव खाली मांस ही मांस खाते थे, उनको धीरे धीरे फल फूल जैसे फल पे भी निर्भर रहने लगे, फल इत्यादि ये सब खाने लग गए है ना। उनका क्षेत्र का विकास भी होने लग गया ताकि उनको फल फूल के बारे में भी जानकारी मिली। इसी तरह इसके कुछ लक्ष्य हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि स्थान है कश्मीर हो जाएगा, सिंध हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम। ये ऐसे स्थान है जहाँ पे कि हमें इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए ये सारे आपको जरूरी नहीं कि इन सभी के आपको नाम याद रखने हैं, आप इसमें से 2-3 याद कर सकते हैं। जैसे कि कश्मीर आ जाएगा, सिंधु, बिहार है ना, ऐसे असम आ जाएगा। ऐसे 2-3 ऐसे नाम रख लीजिए याद, ताकि आपको वहाँ पे अगर आप देते हो पेपर में जब लिखो तो एग्जाम्पल के रूप में जब इनको नामों को लिखोगे ना, बहुत बढ़िया और अच्छी तरह से आप में इसको से डिफाइन होगा, ठीक है। आप इसके अंदर ये तो छोटे छोटे पॉइंट मैंने लिखे हैं, आप चाहे तो इसको और तरह से इसको बड़ा करके आप अपनी लैंग्वेज में इसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कश्मीर में भी कई वर्तमान समय में कश्मीर में कई ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए जिससे हमें उत्तर पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। जैसे उस समय में जैसे शिकार कैसे किया जाता था, फल फूल पर कैसे निर्भर हुआ करते थे है ना, स्टोरेज कैसे किया जाता था इत्यादि के बारे में। ऐसे आप अलग अलग प्रकार से इन सभी के पॉइंट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। ये खाली आपको एक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है मध्य पाषाण काल। आपको मैं एक बार दोबारा से रिमेंबर करा देता हूँ। देखिए हमने पाषाण काल के बारे में पता किया था जिसमें कि हमें 3 पॉइंट आते थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में 3 पॉइंट होते थे,
पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और अंत में आता था उत्तरी पाषाण काल। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर क्लियर हो चुका है। इसके बाद आता है हमारा मध्य पाषाण काल। अब हम इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। मध्य पाषाण काल, देखिए मध्य पाषाण काल में क्या होता था, ये जल धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो इसमें क्या हुआ, अनेक परिवर्तन आने लग गए। देखिए जलवायु में परिवर्तन, आप इस टेबल को याद रखिएगा। देखिए जिसका इसका समय था 10,000 BC से 4,000 BC, जो मैंने आपको बताया था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आ गया। इसमें जलवायु में भी परिवर्तन होने लग गया, वनस्पति में परिवर्तन, जीव जंतु में परिवर्तन, आखेटक पशुपालन, मछुआरों, कृषियों की संस्कृति में बदलाव आया। जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, उड़ीसा, गुजरात इत्यादि राज्यों में पालतू भेड़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे चित्रकारी। देखिए जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, वही इसमें ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है, इसमें भी यही है कि हमें इसमें अलग अलग जलवायु हुई है, वनस्पति हुई, और पहले से तुलना में अलग अलग मतलब पशुपालन में तरीका बदलाव हुआ, और कहाँ कहाँ पे इसके लक्ष्य हमें साक्ष्य प्राप्त हुए उनके नाम लिख सकते हैं। और जैसे चित्रकारी हमें जानवरों की, जैसे गुफाएं हमें मिली है, अजंता की गुफाएं आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर भी हमें क्या हुआ, दीवारों पे उकेरे हुए वो मिले हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं नवपाषाण काल में। इसमें क्या है, धीरे धीरे से समय बीतता गया, ऐसे हमारे लास्ट में आ गया नवपाषाण काल। इसमें क्या होता था कि जो खाद्य उत्पादन शुरू हो गया था ना, पाषाण युग की अंतिम अवस्था है। एक ध्यान रखें, जो पाषाण का युग है ना, उसकी अंतिम अवस्था कहा जाता है नवपाषाण काल को। ठीक है, औजार हल्के तथा तीक्ष्ण हो गए थे। मूसल, स्थल, चक्की, हसिया का इस्तेमाल किया जाता था। किसी में खाद्य उत्पादन, पशुपालन। देखिए आप इन सबको पढ़ सकते हैं एक बार अच्छे से। ठीक है, अच्छे से आप इन सबको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है आपको एक बार पढ़ने में ही समझ आ जाएगा। और इसमें ज़्यादा डेफिनेशन कुछ है नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट के लिए हमें भेज सकते हैं। आपका क्या डाउट है, हम कोशिश करेंगे कि उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।